सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज के इस अंक में हम बात करेंगे महान विद्वान, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, सामाजिक नेता और मानवतावादी विठल भाई पटेल, शहीद भगत सिंह और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ एनी बेसेंट, रघुपति वेंकट रत्नम के बारे में। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। सबसे पहले बात महान विद्वान, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की। वर्ष 1833 में महान विद्वान, सुधारक, देशभक्त, पथ प्रदर्शक, धार्मिक समरसता के प्रणेता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय ने अंतिम सांस ली। बचपन से ही उन्होंने अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। वे हिमालय में घूमते रहे और तिब्बत चले गए। वे कई जगह गए और इस दौरान प्राप्त अनुभवों ने उन्हें व्यापक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की हिमायत की। 1814 में राजा राममोहन रॉय ने सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार सहित महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। 1828 में राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो देश के पहले सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों में से एक था। नित्य निरंजन निखिल कारण विभु विश्व निकेतन विकार विहीन काम क्रोधहीन विकार विहीन काम क्रोधहीन निर्विशेष सनातन। ये राजा राममोहन रॉय ही थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। राजा राममोहन रॉय को मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वो 1833 में इंग्लैंड गए। ब्रिस्टल पहुंचने के 10 दिन बाद राजा राममोहन रॉय बीमार पड़ गए। उन्हें मेनिंजाइटिस हुआ था। 27 सितंबर 1833 को इस महान समाज सुधारक ने अंतिम सांस ली। (1873) में विठल भाई पटेल का जन्म हुआ था। एक सम्मानित नेता और मानवतावादी विठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गुजरात के नाडियाड में जन्मे विठल भाई ने लंदन में कानून की पढ़ाई की। वे एक जाने माने वकील थे। उन्होंने बॉम्बे और अहमदाबाद की अदालतों में वकालत की। विठल भाई ने 1914 में बॉम्बे प्रांतीय विधान परिषद में 2 विधेयकों को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये थे बॉम्बे जिला नगर अधिनियम संशोधन विधेयक और नगर नियोजन विधेयक। उन्हें 1917 में बॉम्बे शहर के बाहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नगरपालिका जिलों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का श्रेय दिया गया था। जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तो पटेल ने चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। वे 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और 1927 में दोबारा इसके अध्यक्ष चुने गए। वे 1928 में भारत सरकार से स्वतंत्र विधानसभा के लिए एक अलग कार्यालय बनाने के अपने प्रयासों में सफल रहे। ये विठल भाई ही थे जिन्होंने सदन में चर्चा के दौरान अध्यक्ष के तटस्थ रहने की परंपरा स्थापित की। अपने बाद के वर्षों में विठल भाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की यात्रा की।
यूरोप में उनकी तबीयत खराब हो गई और 22 अक्टूबर 1933 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में उनकी मृत्यु हो गई। और अब बात शहीद भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने के कारण जेल में थे। किशन सिंह महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों का बहिष्कार करने के गांधी जी के आह्वान के बाद स्कूल छोड़ दिया और लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया। भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह ने कहा, अगर मैंने गुलाम भारत में शादी की तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। एक साल बाद मई 1927 में उन्हें काकोरी कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कई हफ्ते बाद उन्हें रिहा किया गया। इस बीच उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व किया था। पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने गलती से जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस घटना को 1929 के लाहौर षड्यंत्र मामले के रूप में जाना जाता है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की। वे कथित तौर पर जो बम लेकर गए थे वो मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए था, और वास्तव में कोई मारा भी नहीं गया था। हालांकि कुछ लोगों को चोट आई थी। हमलावरों ने गिरफ्तार होने और मुकदमा चलाने की योजना बनाई ताकि वे अपनी गतिविधियों को और बढ़ा सकें। भगत सिंह को जेपी सॉन्डर्स की हत्या और लाहौर में बम निर्माण षड्यंत्र मामले के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान उन्होंने जेल में भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया और 23 मार्च 1931 को लाहौर में सुखदेव तथा राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। हर साल 23 मार्च स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। 1837 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 62 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। वे एक कवि और कलाकार थे। जब तक बहादुर शाह गद्दी पर बैठे, मुगल शासन के अधीन क्षेत्र केवल दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह को सहिष्णु और शांति प्रिय शासकों में गिना जाता था और कहा जाता है कि उनकी धार्मिक तटस्थता के कारण 1857 के विद्रोह के सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचने पर उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की चिंगारी बुझ गई जब 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 2 दिन बाद 21 सितंबर को बहादुर शाह और उनके परिवार के सदस्यों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जब पकड़े गए तो उन्होंने अपनी शायरी एक ब्रिटिश अधिकारी को सुनाई। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह के 2 पुत्रों और उनके पोते को हडसन ने सार्वजनिक रूप से दिल्ली गेट के पास गोली मार दी थी। ये स्थान खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। 27 जनवरी 1858 को लाल किले में विद्रोह, राजद्रोह और हत्या के आरोप में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा शुरू हुआ। उन्हें दोषी ठहराया गया और रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को 83 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके कुछ अंतिम शब्द इस प्रकार हैं।
उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी खत्म हुए, शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। और आइए अब सुनते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी मातंगनी हाजरा की वीर गाथा। 1942 में मातंगनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने 29 सितंबर 1942 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तमलुक थाने के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ओ आमार देशेर माटी তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার। उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहा जाता था, बांग्ला में जिसका अर्थ बूढ़ी महिला गांधी है। मातंगनी हाजरा का जन्म 1869 में तमलुक के पास होगला के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी शादी बहुत कम आयु में ही हो गई थी और केवल 18 साल की उम्र में ही वे विधवा भी हो गईं। मातंगनी हाजरा गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 6 महीने तक बहरामपुर जेल में रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 73 वर्ष की उम्र में मातंगनी हाजरा ने तमलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के उद्देश्य से 6000 समर्थकों के जुलूस का नेतृत्व किया। ये ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने और एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम था। जब जुलूस शहर के बाहरी इलाकों में पहुंचा, तो पुलिस ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और मातंगनी जैसे ही आगे बढ़ी, उन्हें गोली मार दी गई। 73 वर्षीय मातंगनी हाजरा पर 3 गोलियां चलाई गईं। हर गोली के साथ वंदे मातरम के नारे की उनकी आवाज तेज होती गई और हाथ में पकड़ा तिरंगा भी ऊंचा होता गया। तिरंगे को ऊंचा लहराते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। समानांतर तमलुक सरकार ने देश के लिए मातंगनी हाजरा की शहादत की प्रशंसा करके खुले तौर पर विद्रोह को उकसाया और गांधी जी के अनुरोध पर 1944 में खत्म होने तक विद्रोह को 2 और वर्षों तक जारी रखा। 1977 में स्वतंत्रता के बाद मातंगनी हाजरा की प्रतिमा कोलकाता में लगाई गई थी। स्वतंत्र भारत में कोलकाता में स्थापित किसी महिला की ये पहली प्रतिमा थी। उनकी प्रतिमा अब भी तमलुक में उसी स्थान पर स्थापित है जहां उनकी हत्या की गई थी। इसी दिन एक घटना और हुई जिसने भारतीय प्रवासियों की परिस्थितियों को आकार दिया। जापानी जहाज कामागाटामारू 165 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा से कलकत्ता पहुंचा। इनमें से ज्यादातर पंजाब प्रांत के थे। कनाडा ने जहाज को बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी थी। 27 सितंबर को कलकत्ता पहुंचने पर ब्रिटिश बंदूकधारियों ने बंदरगाह में जहाज को प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के साथ कानून तोड़ने वालों और राजनीतिक आंदोलनकारियों की तरह व्यवहार किया गया था। नेताओं को पकड़ने के लिए पुलिस के जहाज में प्रवेश करते ही विरोध शुरू हो गया। 19 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाकी को कैद कर लिया गया। भारतीय समूहों ने कामागाटामारू की घटना को कनाडा के आव्रजन कानूनों में विसंगतियों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी ने समर्थन जुटाने के लिए उत्तेजना और जुनून पैदा किया था। 1914 में कैलिफोर्निया में और भारतीय प्रवासियों की कई बैठकों में बरकतुल्ला, तारकनाथ दास और सोहन सिंह सहित गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने इस घटना का इस्तेमाल गदर आंदोलन के लिए लोगों को जुटाने के वास्ते किया।
और अब बात खरियार स्टेट की। ओडिशा के वर्तमान नुआपाड़ा जिले में तत्कालीन खरियार एस्टेट का क्षेत्र शामिल है। अंग्रेजों के साथ आजादी के संघर्ष में खरियार एस्टेट हमेशा से सक्रिय रहा। सितंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खरियार स्टेट के लोग एकजुट हुए और काश्तकारों पर कर लगाने का विरोध किया। अठारह 1826 में जब खरियार राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, संबलपुर क्षेत्र के वीर सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों को मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने खरियार के लोगों को सुरेंद्र साई का समर्थन करना बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई में सुरेंद्र साई का साथ दिया। खरियार क्षेत्र के लोगों ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1930 में आज ही के दिन खरियार राज्य के लोगों ने सलिहागढ़ गांव में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें 700 से अधिक लोग आए। उन सब की महत्वाकांक्षा एक ही थी, कर न देने और कर लगाने के खिलाफ विद्रोह करने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया गया। इतिहास में इस घटना को सलिहा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस सलिहागढ़ पहुंची, जहां बैठक चल रही थी। पुलिस ने अचानक आंदोलनकारियों को घेर लिया, उन पर लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी। सलिहागढ़ और आसपास के गांवों में केजूदास बाबा, रामलाल देवोंगन, गौड़ा राय जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल ले जाया गया। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर खरियार में कई बैठकें हुई। खरियार में भारत छोड़ो आंदोलन उग्र रूप से चलाया गया था और ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। देश को आजादी दिलाने में एनी बेसेंट का योगदान भी कम नहीं है। आइए डालते हैं उनके योगदान पर एक नजर। एक महान समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों में से एक एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। वो तत्कालीन सांसद चार्ल्स ब्रेडलॉ के नेतृत्व में स्वतंत्र विचार और कट्टरपंथी आंदोलनों में शामिल थीं। एनी बेसेंट श्रमिक संघ, राष्ट्रीय शिक्षा, महिलाओं को मतदान का अधिकार और जन्म नियंत्रण जैसे अग्रणी विचारों की पक्षधर थीं। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई, जो कर्म और पुनर्जन्म के हिंदू विचारों पर आधारित एक धार्मिक आंदोलन था। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। नम नमा वसंत देवी जगत वंदिते प्रज्वलिते ज्ञान ज्योति सकल जनहिते नम नमा वसंत देवी जगत वंदिते। एनी बेसेंट 1893 में भारत आईं और उन्हें यहाँ की मिट्टी से प्यार हो गया। वे महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और विशेष रूप से उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में खड़ी थीं। महात्मा गांधी ने एक बार एनी बेसेंट के बारे में कहा था, उन्होंने भारतीय लोगों को गहरी नींद से जगाया है।
उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में लोकतंत्र और साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व के लिए अभियान चलाना था। जून 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका कड़ा विरोध किया। सितंबर 1917 में जब बेसेंट को रिहा किया गया तो देश भर से लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। बाद में दिसंबर 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एनी बेसेंट ने 1916 में दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह, मदन मोहन मालवीय और सुंदरलाल की सहायता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में उन्होंने 1922 में हैदराबाद राष्ट्रीय कॉलेजिएट बोर्ड भारत की स्थापना में भी सहायता की। 20 सितंबर 1933 को चेन्नई में एनी बेसेंट का निधन हो गया। रघुपति वेंकट रत्नम नायडू का जन्म 1 अक्टूबर 1862 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। उनके पिता रघुपति अप्पाया नायडू सेना में सूबेदार थे और वे चंद्रपुर में रहते थे। इससे रघुपति वेंकट रत्नम को हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से एमए और एलटी पूरा करने के लिए आगे की शिक्षा जारी रखी। रघुपति वेंकट रत्नम ने लोगों को ईमानदार नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 1891 में सामाजिक शुद्धता संघ की स्थापना की। उन्होंने छुआछात के उन्मूलन और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए काम किया और उनके लिए एक अनाथालय तथा एक छात्रावास की स्थापना की। रघुपति वेंकट रत्नम ने आंध्र में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किए और काफी हद तक इसमें सफल भी हुए। रघुपति वेंकट रत्नम ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आंध्र में ब्रह्म समाज आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन सभी सामाजिक सुधारों के कारण उन्हें वीर सलिंगम पंथुलु के बाद आंध्र के दूसरे महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। रघुपति वेंकट रत्नम ने 26 मई 1939 को अंतिम सांस ली। हृदयनाथ कुंजरू का जन्म वर्ष 1887 में हुआ था। वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और जानी मानी हस्ती थे। हृदयनाथ लगभग 4 दशक तक प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न विधायी निकायों में सेवारत एक अनुभवी सांसद भी थे। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी गहरी दिलचस्पी थी। हृदयनाथ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स और इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सह संस्थापक भी थे। हृदयनाथ कुंजरू ने 3 अप्रैल 1978 को अंतिम सांस ली। आजादी का अमृत महोत्सव। कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में